हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दिवाली बहुत अच्छे से अब तो सेलिब्रेट भी हो गई है। तो आज से स्टडी पर फोकस करते हैं। ये हमारी जो क्लास 7th की ज्योग्राफी थी, ये उसका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। आज ही आपकी वीडियो 5 बजे आ रही है शाम को। अब से डेली क्या होगा, मॉर्निंग में 11 o'clock आपकी 6 क्लास की ज्योग्राफी होगी और इवनिंग में 5 बजे शाम को आपकी 8th क्लास की ज्योग्राफी होगी। तो विद इन अ वीक आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है और आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसको कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट वीक से ज्योग्राफी के PYQ में कराऊंगी। सबसे पहले मैं जो लेटेस्ट आपका वो हुआ है एग्जाम, उसके PYQs कराऊंगी और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स है वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कि किस किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपकी पॉलिटी होगी, आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट हिस्ट्री। उसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो अगर देखा जाए, अब दिवाली हो गई है, 15 दिन ऑलरेडी आपके नवंबर के हो चुके हैं। तो आपके पास सिर्फ 15 डेज नवंबर के और 1 मंथ आपके पास दिसंबर का बचा है। देखा जाए कि लास्ट के जो 20 डेज होंगे जनवरी के, वो आप रिवीजन करेंगे, तभी आपका जो इतना आपने पढ़ा है वो आपको याद रहेगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से मैंने आपको शेड्यूल बता दिया कि कल से मॉर्निंग में 11 बजे आपको 6 क्लास की ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी और शाम को 5 बजे 8th क्लास की ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी। तो ये दोनों क्लासेस साथ साथ होंगी, आपकी 6 क्लास भी और 8th क्लास भी। 7th क्लास हमारी खत्म हो जाएगी अभी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान में जीवन। अब इस चैप्टर में आप समझेंगे कि रेगिस्तान में किस किस तरीके से जीवन होता है। कहीं पर ऐसा होता है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, कहीं पर ऐसा होता है कि एकदम लो हो जाता है, माइनस में पहुंच जाता है। तो वो चीज़ें आप इस चैप्टर में समझेंगे। आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशु और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पानी के लिए जल ना हो, मवेशियों को चढ़ने के लिए घास ना हो, मतलब मवेशी मतलब जितने की पशु होते हैं, या फसलों को उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव का जीवन कठिन होगा। मतलब कोई नहीं रह सकता ऐसी जगह पर अगर यहाँ पर जल नहीं है तो। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। मतलब वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन लोग फिर भी वहां पर अब रहते हैं, उनको आदत होगी। एक जगह पर रहते रहते हैं ना, तो फिर आदत हो जाती है। इसमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वहां लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि रेगिस्तान क्या होता है। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान वाली विरल वनस्पति है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम भी हो जाता है और बहुत ज्यादा भी हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है सहारा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आती होगी, तो वहां रेत ही रेत होगा। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है, वरन बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानों सतह वाले उत्तित पहाड़ भी पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरीके के पहाड़ पाए जाते हैं जिन पर कुछ नहीं होता, ना घास होगी, ना आपको बर्फ दिखाई देगी, कुछ नहीं होगा, इस सूखे पहाड़ होंगे। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। मतलब जो इनकी ऊंचाई है वो 2500 मीटर से भी ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका के महाद्वीप में सहारा, ये वाली जो यहाँ पर ये आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है, इतना पोर्शन ये सहारा मरुस्थल है। और ये इसके आसपास के शहर वो है, ये इसके आसपास के देश हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान हुआ करता था। मतलब ये रेगिस्तान नहीं था, पहले बहुत हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां और मगर भी पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग,
भेड़, पशु, बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश बना दिया। मतलब यहाँ की जलवायु इतनी गर्म थी कि जो ये इसमें पेड़ पौधे, नदी, पशु, जानवर सब थे ना, वो सब बदल गए और ये एक रेगिस्तान में बदल गया। अब सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्जीरिया, ये रहा यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर था वो 1919 में 57.2 दर्ज किया 57.7 दर्ज किया गया था। अब बात करते हैं क्लाइमेट की, जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, बहुत कम टाइम के लिए बारिश होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होते हैं, मतलब क्लीन एक एनवायरमेंट आपको मिलेगा। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, मतलब इवेपोरेट हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, दिन में बहुत तेज गर्मी होगी और दिन के समय का टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच जाता है, और जिससे रेत और जो चट्टानें होती हैं वो बहुत गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। मतलब रातें इतनी ठंडी होती है कि तापमान गिरकर बिल्कुल 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब आप देख सकते हैं कि बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। अगर मॉर्निंग में बात करें तो टेम्परेचर 50+ भी जा रहा है, ठीक है, और अगर नाइट की बात करें तो वो 0 डिग्री में पहुंच रहा है या माइनस में भी चला जाता है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। अब आता है वनस्पति जात और प्राणी जात, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरा और फ्यूना। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थान पर मारूगान खजूर के पेड़ों से घिरे रहे द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लक्कड़बग्गा, सियाल, लोमड़ी, बिच्छू, सांप जाते हैं। छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों तो यहाँ के मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? मतलब यहाँ पर मछलियां भी मिली है, तो हो सकता है यहाँ पे कभी एक टाइम में पानी भी रहा हो। क्या आप जानते हैं जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मेरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो जा सकता है। मोरक्को में टेफिलाक्लेट मेरुगान ऐसा ही एक विशाल मेरुगान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं लोग, यहाँ पर लोग किस तरीके के रहते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। अब लेकिन चाहे जगह कैसे भी हो, लोग तो रहते हैं जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुनी और तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। मतलब जो इनके जो पशु होते हैं वो बकरी होगी, भेड़ होगी, ऊंट होगी, घोड़े होंगे। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधी और गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। मतलब गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं है सिंगल टी-शर्ट में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी जो गरम गरम हवा चलती है, लू चलती है, उसके लिए भी बहुत मोटे और भारी कपड़े पहनते हैं। सहारा में मेरुहान और मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मतलब जो मिस्र में कॉटन मिलती है वो वर्ल्ड में फेमस है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाली इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। मतलब इतना कुछ हो रहा है तो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। इस क्षेत्र से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम और यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। मतलब हाईवेज भी बना दिए गए हैं सहारा तक। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। पहले जहाँ ऊंटों से ये व्यापार किया जाता था वहां आप ट्रक कर रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने टूरिस्ट का भी अपना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि लोग अगर वहां घूमने आते हैं तो एक टूरिस्ट उनको वहां का घुमाए। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। मतलब जहाँ पर वो लोग रहते थे वो अब शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ वे तेल और गैसों के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं और वहां पर नौकरी करके अपना जीवन बिता रहे हैं। अब ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। अब यहाँ पर लद्दाख की बात करी गई है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में एक द्रास लद्दाख में स्थित है। मतलब ये सबसे ठंडी जगह है द्रास, जो कि कहाँ पर है? ये लद्दाख में है।
लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाग का अर्थ है देश। जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लद्दाख कहाँ पर है। देखो यहाँ पर हिमाचल हो गया, ठीक है। हिमाचल से पहले आपको पता ही है उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल आएगा। हिमाचल से आगे चलेंगे इधर की साइड जम्मू कश्मीर आएगा, और ये जो इधर वाला पोर्शन ये सारा कौन सा है, ये सारा लद्दाख का पोर्शन है, ठीक है। उधर चीन आ गया, उधर पाकिस्तान आ जाता है। चलिए आप देखते हैं इसमें, हाँ इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों में महाखंडगाज करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे कि ग्रेंगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है, मतलब बहुत ठंडा होता है यहाँ पर। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस करती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री से कुछ ही अधिक होता है, परंतु रात का तापमान -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि दिन में अगर 0 डिग्री है तो सोचो नाइट में कितना जाएगा। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। चूंकि यह हिमालय की छाया के निकट स्थित है, तो यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर विंटर्स में हम देखते हैं कि भाई हमारा टेम्परेचर कितना जा रहा है, तो भी हमारी हालत। तो सोचो अगर -30 या -40 अगर टेम्परेचर जा रहा है, उससे भी नीचे जा रहा है, तो क्या हालत होगी। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ पर बारिश होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं से तेज चलने वाली सूर्य का ताप अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक ही समय पर ऊष्माघात और तुषार उपग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। मतलब एक तरफ तो आपको इतनी ठंड पड़ रही है, दूसरी तरफ अगर आपने हल्का सा अपना कोई बॉडी पार्ट छांव में कर दिया, तो एक तरफ से आप इतने ठंडे हो जाएंगे। मतलब टेम्परेचर आपकी बॉडी में ही इतना डिसबैलेंस हो जाएगा कि आप उसको महसूस कर सकते हैं। चलिए, क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। अच्छा, और यहाँ पर एक देख देते हैं, चीरू और तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका प्रकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। मतलब इसकी ऊन बनाई जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अच्छा जी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब आते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विकल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियां मिलती है। घाटी में शरपत विलो और पॉपलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं, जिसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक एक दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है, और भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र के लिए किया जाता है। ये लद्दाख का यहाँ पर इस टाइम पर हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं। क्या आप लद्दाख और तिब्बत या मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हिमिस, थिक्से, शे और लामा यूरो। यहाँ पर देख सकते हैं ये थिक्से मठ है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। मतलब गर्मियों में तो यहाँ पर ये सारी फसल ये सब हो जाती है, लेकिन सर्दियों में इतनी ठंडी हो जाता है कि वो वहां पर अपने आप को फिर इन चीजों में ही बिजी रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर और खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानों को भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। आपने देखा भी होगा लद्दाख पर लोग बाइक के ट्रिप भी लगाते हैं, लद्दाख घूमने जाते हैं। तो यहाँ पर A1A एक हाईवे भी है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ दर्रों के बारे में बता सकते हैं, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं देश का प्रमुख क्रियाकलाप पर्यटन। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, मतलब यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ये पारंपरिक पोशाक में महिलाएं बैठी हुई हैं।
भोपा दर्शन घास के मैदानों और हिमनदों की सैरों, उत्सवों अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीख लिया है। जब एक जगह आप रहना शुरू कर दो ना, तो आप उसी के हिसाब से ढल जाते हो। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार और मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं, मतलब ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगा लाचाला और टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को माल से हटा दिया जाता है, मतलब यहाँ पर इतनी बर्फ होती है। तो चलिए, ये आपका चैप्टर भी होता है कंप्लीट, और इसके साथ ही आपकी क्लास 7th की जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो गई है। अब कल से हम आपकी क्लास 6 और क्लास 8 दोनों स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।